नमस्कार दोस्तों, 4 जून 2024 को जैसे ही भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी 240 सीटों पर सिमटे हार मिली, उसके बाद से लेकर अब तक बीजेपी के गुजरात लॉबी के सारे दांव उल्टे पड़ते जा रहे हैं और अब करणी सेना का एक नया मामला सामने खड़ा हो गया है। क्या है ये पूरा मामला और नफा नुकसान किससे होने वाला है, इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, करणी सेना हंगामा कर रही है, लेकिन जनता यह जानना चाहती है कि हंगामा है क्यों और नफा नुकसान किधर होने वाला है। देखिए चंद्रकांत जी, ये टिट फॉर टैट है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई, उस दुर्गति का वाइस वर्सा करने की कोशिश है 2027 के चुनावों में उत्तर प्रदेश के भीतर। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। करणी सेना ठाकुर सेना है। करणी सेना में ज़्यादातर लोग 99% लोग ठाकुर समाज से आते हैं। अध्यक्ष भी लगभग उसी समाज से। जितनी भी करणी सेना, जो भी नाम रख लीजिए, छत्री करणी सेना, फलानी करणी सेना, बहुत सारी करणी सेनाएं खुल गई हैं। करणी सेना उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है किसके खिलाफ? रामजी लाल सुमन के खिलाफ। रामजी लाल सुमन कौन है? हु इज़ रामजी लाल सुमन? तो मालूम पड़ता है रामजी लाल सुमन, पहली बार में जब परिचय होता है रामजी लाल सुमन का, तो रामजी लाल सुमन एक सुरक्षित सीट से दलित सांसद हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब दलित सांसद के खिलाफ, दलित सांसद पर ठाकुर करणी सेना का हमला क्यों? क्योंकि राणा सांगा के ऊपर उन्होंने वो बयान दिया कि राणा सांगा ने ही बुलाया था मुगलों को, या जिसको भी उन्होंने बयान दिया वो डीडी पर भी चला, वो रेफरेंस देते हैं डीडी न्यूज़ पर और इन सब पर और पुस्तकों में और पीछे लिखा हुआ है। इस वजह से मैंने कहा और मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, ये तो आई गई बात हो गई। लेकिन अब उसके बाद करणी सेना उत्तर प्रदेश के भीतर प्रदर्शन कर रही है, हथियार लहरा रही है। आज की तारीख का उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। करणी सेना ने राणा सांगा की जयंती का दिन था, इस जयंती के दिन पर करणी सेना ने कहा था हम आगरा में प्रदर्शन करेंगे। कुछ ने कहा रामजी लाल सुमन के घर पर चढ़ाई करेंगे। पुलिस, जहां पर करणी सेना का प्रदर्शन होना था, उस जगह पर पुलिस लगाई गई। जब करणी सेना के लोगों ने देखा कि भाई जहां पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर इतनी हिम्मत पुलिस की हो गई कि वो उस जगह पर आ गई है, तो करणी सेना के लोगों ने वहां से पुलिस को भगा दिया। कहां से? गढ़ीरामी कुबेरपुर आगरा में, वहाँ से भगा दिया। पुलिस भाग गई, वहाँ से हट गई करणी सेना के विरोध के बाद। ठीक, पहली बात ये गुंडई करणी सेना की। दूसरी गुंडई, वो एक सांसद के घर पर हमला करते हैं, चढ़ जाते हैं, सब कुछ करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। क्या करणी सेना के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? दूसरी बात, चलिए ये भी हो गया। ये भी हो गया कि अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी भी करणी सेना दे रही है। चलिए ये भी हो गया। करणी सेना उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विधानसभा, जहां पर किसी को प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं है, जहां पर कोई तख्ती भी उठा दे तो पुलिस वाले उठा ले जाते हैं विधानसभा के सामने से, वहां करणी सेना हंगामा कर रही है, अखिलेश यादव को गालियां बक रही है। किसके शय पर? किसका शय है? पिछड़े अखिलेश यादव को ठाकुर करणी सेना गाली बक रही है। किसकी शय पर? रामजी लाल सुमन दलित सांसद को ठाकुर करणी सेना गाली बक रही है। किसकी शह पर? इससे फ़ायदा किसको है? क्या 2027 में अगर ठाकुर करणी सेना दलितों को गरिया रही है, दलित नेता को गरिया रही है, तो फ़ायदा किसका है? क्या दलित वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा या कटेगा? इन दोनों विकल्पों में से एक विकल्प मुफीद बैठता है कि करणी सेना के इस कृत्य से और करणी सेना के इस प्रदर्शन से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। और इसके ही बाद दूसरा सवाल आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में फिर चुनाव किसका है? तो इसका जवाब पाते हैं हम कि उत्तर प्रदेश में चुनाव योगी आदित्यनाथ का है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री चुने जाने का है। तो अगर उत्तर प्रदेश के भीतर 2027 के चुनावों में वही दलित वोट जिसने नरेंद्र मोदी को बैसाखी थमाई दिल्ली में, वही दलित वोट अगर उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा से अलग होता है, फिर से भाजपा के साथ नहीं आता है, पुरानी अपनी परिस्थिति को दोबारा से दोहराता है, तो फिर इसमें फ़ायदा अब की बार किसका होगा? तो जवाब आता है गुजरात लॉबी का। नुकसान किसका होगा? तो जवाब आता है उत्तर प्रदेश की भाजपा लॉबी का। तो क्या करणी सेना उत्तर प्रदेश में गुजरात लॉबी के शह पर उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है,
और उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक को उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी से दूर रखने की साजिश रची गई है। क्या ये योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाने का एक क्रोनोलॉजी वाला प्लान है? क्योंकि करणी सेना, दूसरा सवाल ये उठता है कि भाई करणी सेना अगर उत्तर प्रदेश में आती है तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस उसको रोक भी सकती है, रोक क्यों नहीं रही है? जब ये लोग राजस्थान से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं और उत्तराखंड से आ रहे हैं, राजा भैया के लोग भी उसमें जा रहे हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ की पुलिस रोक सकती है, रोक क्यों नहीं रही है? जब योगी आदित्यनाथ की पुलिस राहुल गांधी को घुसने नहीं देती है संभल में, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस अखिलेश यादव को घर से नहीं निकलने देती है, बैरिकेटिंग लगा देती है, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रदर्शन करने वालों को उठाकर इको गार्डन में फेंक देती है, तो फिर करणी सेना वालों की हिम्मत कैसे है कि वो राजस्थान से आकर, हरियाणा से आकर प्रदर्शन करते हैं और धमकियां देते हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान सांसद और पूर्व विधायक, नेता सदन अखिलेश यादव को जान से मारने तक की धमकियां देते हैं और कहीं कुछ नहीं हो रहा है? इसका संदेश क्या जा रहा है? एक संदेश, पिछड़े बहुत भयंकर तरीके से एकजुट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के भीतर कि करणी सेना की ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि पिछड़े नेता को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दूसरा, दलित सांसद के घर पर हमला किया, दलित एक हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। इसके ऊपर अखिलेश यादव रोज़ के रोज़ समारोह कर रहे हैं जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े हुए समारोह हैं, उनके सम्मान के समारोह। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अखिलेश यादव इटावा में। तो कुल मिलाकर कहने का ये मतलब निकलता है कि करणी सेना आ रही है, हमले कर रही है, यहाँ पर टिक रही है और चुनौतियाँ दे रही है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। इससे फ़ायदा किसका, नुकसान किसका? फ़ायदा तो चलिए विपक्ष का है, कोई दो राय नहीं। अखिलेश यादव को जितनी जान से मारने की धमकी देंगे उतना पिछड़ा एक होगा, जितने दलित रामजी लाल सुमन को के ऊपर हमला करेंगे उतना दलित समाज एक होगा कि भाई ये सेना मिलकर हमारे समाज के नेता के ऊपर हमला कर रही है और उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ बोल नहीं रही है। तीसरा मसला इसमें यह है कि करणी सेना उत्तर प्रदेश के भीतर आगरा में इस तरीके के प्रदर्शन करती है, हथियार लहराती है, पुलिस को खदेड़ देती है, पुलिस में मियाती रहती है। इसमें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अगर गुजरात लॉबी चाल चल रही है तो योगी आदित्यनाथ करते क्यों नहीं? बड़ा सवाल है। कुछ क्यों नहीं करते, क्यों नहीं रोकते? योगी आदित्यनाथ के सामने किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति है, धर्म संकट वाली स्थिति है। योगी आदित्यनाथ जिस बिरादरी से आते हैं उसी बिरादरी से निर्मित करणी सेना है। रोकें तो रोकें कैसे? बल का प्रयोग करें तो करें कैसे? लाठी मारकर पानी को के दो फाड़ करें कैसे? ये किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर है और इसीलिए लोग आरोप भी लगाते रहते हैं कि ये जो प्यार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक जाति को लेकर, ये प्यार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ेगा उत्तर प्रदेश के भीतर। अगर कोई आपराधिक कृत्य कर रहा है, आपराधिक चीज़ों को अंजाम दे रहा है, धमकी दे रहा है, यहीं पर अगर कोई मुसलमान योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देता तो उस मुसलमान का क्या होता आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, दर्शक भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन वहीं पर करणी सेना के लोग अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ठाकुर हैं, आप पिछड़े को जान से मारने की धमकी दे सकते हैं, आपको छूट है, आपको कुछ नहीं होगा। संदेश तो यही उत्तर प्रदेश में जा रहा है और ये संदेश योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा नुकसान 2027 में करने जा रहा है। और चाहे दलितों के एंगल से आप देखें और चाहे पिछड़ों के एंगल से देखें, ये दोनों ही एंगल भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। और दिल्ली से, राजस्थान से आप एक बात देखेंगे कि राजस्थान से करणी सेना आ रही है, प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान में किसकी सरकार है, किसके पपेट मुख्यमंत्री राजस्थान में बैठे हुए हैं? गुजरात लॉबी। राजस्थान से लोग आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से लोग आ रहे हैं, किसके पपेट मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं? गुजरात लॉबी के। उत्तराखंड से लोग आ रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश में, किसके पपेट मुख्यमंत्री उत्तराखंड में हैं? हरियाणा से लोग प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, किसका मुख्यमंत्री, पपेट मुख्यमंत्री हरियाणा में बैठा है? तो आप जब इस क्रोनोलॉजी को समझते हैं और देखते हैं तो टिट फॉर टैट, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, जैसे को तैसा देने की तैयारी उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है और 2027 की तैयारी अभी से शुरू की जा चुकी है। जितने 30, 35, 37 कितने सांसद भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं, जो भी जीते हैं वो नंबर आप करेक्ट कर लीजिएगा। एनडीए के 36, हाँ 36 सांसद जीते हैं और 36 सांसद
का जो बदला है वो 2027 में गुजरात लॉबी लेने के लिए तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं। नरेंद्र मोदी ने बनारस में जहाज से उतरते ही जिस तरीके से कमिश्नर और डीएम को ये बात कही कि गैंगरेप वाले मामले पर उनसे सवाल पूछे, उसने इस बात को दर्शा दिया है कि उत्तर प्रदेश के शासन में और दिल्ली के शासन में संवाद की बहुत बड़ी खाई है और बहुत बड़ा अंतर है। और प्रोटोकॉल की बात अलग है कि मंच पर चढ़कर आपको आदरणीय फलाने ढिमकाने कहना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये संवादहीनता को दिखाता है कि एक प्रधानमंत्री लेवल के आदमी को कमिश्नर से बात करनी पड़े कि भाई यहाँ ऐसा क्यों हुआ, गैंगरेप वाले मामले में क्या कार्रवाई हुई। और ये प्रधानमंत्री का एक कर्मचारी से इस बात का पूछना ये भी दर्शाता है कि उनको उत्तर प्रदेश में जो शासन चल रहा है, जिस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं, उस पर भरोसा और विश्वास नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, तमाम तरीके के सवाल हैं और सवाल जो सबसे अहम, करणी सेना का विरोध प्रदर्शन, किसका फ़ायदा किसका नुकसान, इसके बीच में एक बात ज़रूर समझ आती है कि दिल्ली और लखनऊ में संवादहीनता ज़बरदस्त है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपना साथ दीजिए। नमस्कार।